मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का वेलकम करता हूं आज के इस ग्रुप डिस्कशन के अंदर। और जो कि ये इनिशिएटिव लिया है कि एक डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि जो सेक्शन 43 है उसके ऊपर काफी डिसअलाउंस आ रहे हैं और कई केसेस में तो लैक्स में है और करोड़ के अंदर है, परंतु समझ में नहीं आ रहा क्या करें, क्योंकि लॉ कुछ कह रहा है और केस लॉ कुछ कह रहे हैं। और जो ऑर्डर्स आ रहे हैं हमारे पास में 143(1) के, तो उसके अंदर डिसअलाउंस होके आ रहा है। यदि हम सीपीसी की बात करते हैं तो वहां पर तो केवल मशीनें लगी हुई हैं, वो कुछ भी सुन के राजी नहीं है। आपने उनको रीप्रोसेस के लिए रिक्वेस्ट किया, 154 में भेजा, तो दोबारा से क्या हो रहा है, वही की वही एडिशन होके आ रही है। तो इसी के लिए क्या है, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे थे। जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि 43B के अंदर पीएफ कंट्रीब्यूशन, चाहे वो एम्प्लॉयर का हो या एम्प्लॉय का हो, ईएसआई कंट्रीब्यूशन चाहे वो एम्प्लॉयर का हो या एम्प्लॉय का हो, उससे रिलेटेड प्रोविजन क्या है? क्योंकि मैं जहां तक समझता हूं दोनों से रिलेटेड प्रोविजंस अलग अलग हैं। मैंने क्वेश्चन को इजी करने के लिए उसमें 3 पॉइंट्स भी ऐड कर दिए हैं। यदि पीएफ एक्ट और ईएसआई एक्ट में जो ड्यू डेट दी गई है उस ड्यू डेट तक पे कर दिया हो तो 43B क्या कहता है। यदि ड्यू डेट के बाद हो और ग्रेस पीरियड में हो तो 43B क्या कहता है। और यदि रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले हो जाए तो अपना इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है। तो चाणक्य साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वो सर अपना एक्सपीरियंस और जो लॉ की उनकी नॉलेज है वो शेयर करें सर सबके साथ। थैंक यू राजेश जी। अब हम स्टार्ट करते हैं ईएसआई पीएफ के ऊपर, जो एक लिटिगेशन चल रहा है काफी टाइम से। अभी तक तो क्या होता था कि हम लोगों को टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एक मेरे ख्याल में वो आता है, एक कॉलम आता है, शायद कॉलम 20B करके है। उस कॉलम में हमें ये कहा जाता है कि एज ए ऑडिटर हम लोग इस पे ये रिपोर्ट करें कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना है, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन कितना है, उसकी ड्यू डेट क्या थी और डेट ऑफ एक्चुअल डिपॉजिट क्या है। ये हम लोगों को वहां स्पेसिफाई करना होता है। इट इज ओनली रिपोर्टिंग पर्पज ओनली। इसके अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो डिसला होगा कि अला होगा कि फलाना होगा दिखाना, उसमें कुछ नहीं है। इट इज जस्ट लाइक रिपोर्टिंग। हुआ कि धीरे धीरे, क्योंकि अभी तक तो ये मैटर इसलिए नहीं होता था कि ईएसआई पीएफ जमा हो जाता था, नोबडी केयर्स अबाउट दैट, बट ड्यू टू दिस ऑटो प्रोसेसिंग सीपीसी जो है उसके यहाँ से कुछ नोटिस 143(1) के अंदर आए हुए हैं, जिसके अंदर उन्होंने पहले 15 दिन का टाइम दिया हमें कि आपका, क्योंकि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ये रिपोर्टिंग है कि वो डिले हुआ है। क्योंकि फॉर एग्जांपल पहले तो होता ये था कि पहले 15 + 5 दिन ग्रेस के होते थे, शायद मेरे ख्याल में फ्रॉम द लास्ट 2 years नाउ इट इज 15 ओनली। अब क्योंकि 15 के बाद को डिपॉजिट हो रहे हैं, उसको ड्यू डेट के बाद का माना जा रहा है। तो उस केस में 143(1) के पहले नोटिस आए, पहले क्लैरिफिकेशन मांगी, फिर उसके बाद में एडिशन होके उसके ऊपर उन्होंने डिमांड क्रिएट कर दी। इसके अंदर मेरे ख्याल में 3-4 सेक्शंस जो हैं वो एप्लीकेबल होते हैं, जिसको कि पहले हमें समझना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस पे आते हैं। उस पे सबसे पहला जो इसमें सेक्शन हिट होता है वो होता है 224(10). 224(10) ये कहता है कि अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉइज का आता है तो दैट विल बी डीम्ड एज एन इनकम, क्योंकि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज एन एक्सपेंसेस, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन इज एन इनकम। तो सारा जो पंगा पड़ता है ना वो वहीं से पड़ता है कि एम्प्लॉइज का जो कंट्रीब्यूशन है वो ये कहता है कि पहले आपकी इनकम है, उसके बाद आप जमा कराओगे तो वो एक्सपेंडिचर है। दूसरा जो सेक्शन हिट होता है इसमें वो होता है 36(1)(5)(a). 36(1)(5)(a) को अगर हम पढ़ेंगे तो वो ये कहता है कि कोई भी ईएसआई पीएफ का कंट्रीब्यूशन जो ड्यू डेट से बाद में अगर कोई जमा कराता है तो दैट विल नॉट बी अलाउेबल एज एन एक्सपेंडिचर। अब उसके अंदर ड्यू डेट का उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे रखी है। ड्यू डेट मींस द ड्यू डेट एज स्पेसिफाइड अंडर द स्पेसिफिक एक्ट ईएसआई पीएफ। अब अपेरेंटली क्या हुआ कि उसके अंदर ये लिटिगेशन आया, तो उसके अंदर ये बड़ा कंफ्यूजन हुआ कि भाई एक तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो कि एक्सपेंडिचर है, एक एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन जो कि पहले डीम्ड इनकम है, उसके बाद वो एक्सपेंसेस जमा होता है जब वो जमा हो जाता है। फिर बात यह है कि क्योंकि 36(1)(5)(a) वो ये कहता है कि अगर वो कंट्रीब्यूशन जमा जो कराया जा रहा है वो बिफोर द ड्यू डेट
ऑफ द रिस्पेक्टिव ईएसआई पीएफ एक्ट के अंदर है तभी वो एक्सपेंडिचर। तीसरा फिर इसके बाद में एक और जो क्वेश्चन आता है वो आता है 43B। ओके, 43B ये कहता है कि कोई भी एनी टैक्स, ड्यूटी, सम और कंट्रीब्यूशन अगर हम ऑन और बिफोर फाइलिंग ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न जो भी उस एसएससी की एप्लीकेबल है वहां तक भी और जमा कराता है तो दैट विल बी एन एक्सपेंसेस। हम आते हैं लिटिगेशन कहां से और कैसे करके उस पर हम जाए। इसके अंदर एक सर्कुलर इसका क्लैरिफिकेशन, क्योंकि बहुत सारा लिटिगेशन बहुत सारे कोर्टों में चल रहा था, तो सीबीडीटी ने एक सर्कुलर निकाला था, सर्कुलर नंबर 22 2015 के अंदर। ये सर्कुलर उन्होंने निकाला था 17 दिसंबर 2015 को। इसके अंदर उन्होंने अलाउएबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू फंड्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉइज इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 43B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के ऊपर उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया था। इसमें क्योंकि अपेक्स कोर्ट ने ना एक सीआईटी वर्सेस अलोम एक्सट्रूशंस लिमिटेड 2009 का केस है, 185 टैक्समैन 416 सुप्रीम कोर्ट का केस था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 43B के उन्होंने इंटरप्रिटेशन का उन्होंने निकाला था कि सिंस इट इज 43B ये कहता है कि एक्सपेंसेस के बारे में बात करता है कि एक्सपेंसेस अलाउएबिलिटी होगी, तो उन्होंने कहा था कि अगर वो बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक भी करते हैं तो हम उसको मान लेंगे। और डिपार्टमेंट ने इस सर्कुलर में ये चीज को एडमिट कर लिया था कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बिकॉज एन एक्सपेंडिचर है, वो अगर 43B में कवर हो रहा है और वो कंट्रीब्यूशन ऑन और बिफोर फाइलिंग ऑफ द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक जमा करा रहे हैं तो 43B में उसको अलाउबिलिटी मान ली। बट लास्ट में आके उन्होंने 5वें नंबर पे आके एक क्लॉज डाल दिया कि इट इज क्लैरिफाइड दैट दिस सर्कुलर डज नॉट अप्लाई टू क्लेम ऑफ डिडक्शन रिलेटिंग टू एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन to welfare funds which are governed by section 36(1)(5)(a) of the income tax act। अब बसूड़ी सारी यहीं से शुरू हो गई। उन्होंने कहती है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का तो आज की डेट में कोई लिटिगेशन नहीं है, कोई इसके अंदर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। बात आ रही है वो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन पे आके रुक गई। डिपार्टमेंट ने कह दिया एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन क्योंकि 43B में कवर नहीं होता, वो 36(1)(5)(a) के अंदर कवर होता है, वो उसके लिए ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न का कोई लफड़ा नहीं है। वो ड्यू डेट ऑफ डिपोजिटिंग अंडर द रिस्पेक्टिव एक्ट वो डेट एप्लीकेबल होगी। और इसी के बेस पर ही, इसी सर्कुलर के बेस पर ही जितनी भी एडिशंस आ रही हैं वो इसी बेस पर आ रही है। अब क्वेश्चंस मेरे ख्याल में जो राजेश जी के हैं, अब इसके ऊपर मैं बता दूं कि हमारे पास में जुरिडिक्शनल कोर्ट के भी हैं, हमारे पास में 2 केस लॉ जो कि हमारे फेवर के हैं, बिकॉज डिफरेंट जगह पर डिफरेंट कोर्टों ने, कर्नाटका कुछ कहता है, राजस्थान हमारे फेवर में है, दिल्ली हमारे फेवर में है, राजस्थान हमारे फेवर में है, प्लस उसके बाद पंजाब हाई कोर्ट के अपने ही 2 केस हैं, जिसके अंदर उन्होंने इसी सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा सीआईटी फरीदाबाद वर्सेस लखानी रबर उद्योग प्राइवेट लिमिटेड का केस है। ये 21/9/2015 को प्रोनाउंस हुआ था, जिसमें उन्होंने अलोम एक्सट्रूजन्स लिमिटेड का ही को फॉलोअप करते हुए उन्होंने कहा है कि एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन भी हो तो भी ये 43B में कवर होता है। दूसरा एक और केस भी था सीआईटी वर्सेस हेमला एम्ब्रॉयडरी मिल्स लिमिटेड का भी है, 37taxman.com 160। इसमें भी ये डिसीजन हुआ था कि भी एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन भी होगा तो भी वो अलाउएबल हो जाएगा अगर हम बिफोर फाइलिंग ऑफ द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न जो 43B के अंदर कवर होता है। अब ये डिफरेंट व्यूज चल रहे हैं। अब बात ये आ रही है कि नंबर 1 जो आपका राजेश जी आपका क्वेश्चन के एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन ईएसआई पीएफ दोनों है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में देयर इज नो इशू, वो अगर मैं 43B में कवर हो रहा है वहां तक कोई जाता है, अगर बिफोर फाइलिंग ऑफ द रिटर्न ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न अगर जमा करा देता है तो दोनों को अलाउ होता है। अब लिटिगेशन जो बचा वो केवल एक ही बचा एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन का। उस केस में शायद हमारे फरीदाबाद या हरियाणा के कुछ सीआईटीज हैं जो नहीं मानते, वो कहते हैं कि बोर्ड ने सर्कुलर ने कह रखा है कि भी ये एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन पे नहीं अप्लाई होगा, ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे अप्लाई होगा। अब लिटिगेशन यहीं पे ही चल रहा है कि क्या चीज अप्लाई होनी चाहिए। तो सर मैं ये कहना चाह रहा था, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वहां तो कोई इशू है नहीं, जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है और जो असेसी ने रिसीव कर लिया, यदि वो एक्ट में जो ड्यू डेट स्पेसिफाइड है उसके बाद डिपॉजिट हुआ है, भले ही वो आपने रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले जमा करा दिया है, तो जो हमारे पास नोटिस आ रहे हैं उसमें डिसअलाउड होके आ रहा है वो सर यही है
केवल एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन का डिसअलाउ क्या रहा है, एम्प्लॉयर का नहीं आ रहा। आज की डेट में मेजर इसके अंदर 3 जो सी हैं वो जजमेंट्स आ रही हैं, दैट इज वन इज विनेसीमेंट्स, सेकंड इज एलएम एक्सक्लूजन्स, थर्ड जो उनसे भी रिसेंट जजमेंट आई है जो उनसे कि आज में शायद फिटबार के किसी ग्रुप में किसी सदस्य ने डाला भी हुआ था, दैट इज राजस्थान स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उसी को ही लेकर। हाँ जी चाणक्य जी ठीक कह रहे हैं। मेजर मुद्दा यही है कि जो सा विनेसीमेंट है और एलएम एक्सक्लूजन है उसके अंदर जो सी ऑर्डर्स हैं, दे आर स्पीकिंग अबाउट 43B ओनली। देयर इज नो कमेंट एज फार एज 36(1)(5)(a) के ऊपर कहीं पे भी कोई भी कमेंट अभी तक इन दोनों प्रीवियस जजमेंट्स में ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने नहीं दिया। लेकिन राजस्थान स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन के अंदर उन्होंने जो ऑर्डर अपहेल्ड किया है, दैट इज बाय द राजस्थान हाई कोर्ट का ऑर्डर को उन्होंने अपहेल्ड किया है विद दिस फाइंडिंग दैट देयर इज नो मेरिट इन दिस केस। जबकि राजस्थान स्टेट जो सा राजस्थान वाला वो हाई कोर्ट का भी जजमेंट है उसके अंदर उन्होंने 36(1)(5)(a) और 43B को क्लियरली उसके अंदर बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। ऑल्दो इट इज रिटन देयर दैट 36(1)(b) और उसके अंदर और 43B के अंदर डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, बट क्लियरली फाइंडिंग अभी तक उसमें भी नहीं। अगर आप जजमेंट को उसको पढ़े हुए तो बहुत क्लैरिटी के साथ उसमें भी नहीं लिखा हुआ है। बंसल जी, मेरा तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या सीपीसी इज हैविंग ए जुरिसडिक्शन टू पास एन ऑर्डर 143(1)(a) व्हिच इज डिबेटेबल इशू? सर 143(1)(a) इज नॉट एन ऑर्डर, 143(1) इज एन ऑर्डर, 143(1)(a) is a proposal whether to agree to it. Yes sir. So 143(1)(a) they can pass an order. तो 143(1)(a) के अंदर होकर आ रहा है जिसके अंदर 143 प्रपोज कर रहा है सर वो आपको, 143 में ऑर्डर नहीं दे रहा वो आपको। नहीं दे रहा है, उसमें एडिशन वो कह रही है, डिमांड आ रही है। 143(1) में आ रही है एडिशन। हाँ 143(1) में ऑर्डर्स में आ रही है, दैट इज द जुरिसडिक्शन है। अच्छा सर, अब इसमें मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि अब हमने ये डिस्कस कर लिया कि भाई ये 143(1)(a) के अंदर आपकी इंटीमेशन आएगी और उसके बाद में 143(1) में वो इसको एडिशन करके भेज देंगे। तो हमारे पास में नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, हम क्या करें? क्या हमें अपील ही फाइल करनी है? हमें अपील अपने जुडिक्शन ऑफिसर को फाइल करनी है या सीपीसी के अंदर फाइल करनी है, या हमें वहां से केस को हम यहाँ पे क्या अपने जुडिक्शन ऑफिसर को रेफर भी कर सकते हैं? क्या हम वहां कह सकते हैं कोई मेल डाल के कि हमारे जुडिक्शन ऑफिसर को ट्रांसफर कर दो और क्योंकि हमारे पास में केस लो है और ये वाली डिस्काउंट हमारी अलाउड हो जाएगी? तो कोई यहाँ पर अपना व्यू रखना चाहे इस बारे में? राजेश जी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस छोटा सा शेयर करूं। अभी वैसे सबको पता होगा, वैसे सब सीनियर लोग हैं और सबको पता ही है लीगल पोजीशन क्या है, लेकिन प्रैक्टिकली जो अभी एक दो चीजें हमने देखी, जैसे विवाद से विश्वास स्कीम आया, उसके अंदर एओ ऑर्डर के अंदर जो एडिशंस थे वो भी 154 में अमेंड हुए हैं। तो ऐसा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि टेक्निकल और लीगल पोजीशन, जैसे हम जानते हैं कि जो हायर अथॉरिटीज के जो डिसीजन है दे आर बाइंडिंग ऑन लोअर अथॉरिटी। जैसे हम यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का डिसीजन है, लखानी रबड़ उद्योग का है और भी है, एमिल लिमिटेड का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, दे आर ऑल इन फेवर ऑफ एसएससी। तो यहाँ जहां बात होती है कि सीआईटी में आप जाएंगे, सबमिशन देंगे, तो डिसीजन डेफिनेटली आपके फेवर में ही आएगा, उसका इशू नहीं है। बात ये होती है कि इसमें प्रैक्टिकल इनकन्वीनियंस होती है एसएससी को, एक लंबा टाइम लगता है, उसका रिफंड कहीं होता है तो वो अटक जाता है, डिमांड पेंडिंग हो जाती है। तो एक सजेशन ये है कि इनका जो सॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के साथ टाई अप करके ही है, एट हायर अथॉरिटीज पे वहां जाएं। तो अब ये लगता है कि हम जो सारा डिस्कशन है वो बेसिकली ये है कि हर चीज का सॉल्यूशन के लिए अगर अपील में ही जाना है तो अपील में तो फैक्ट्स आपके साथ हैं, वी विल विन, बट बात यह है कि एसएससी को हरेसमेंट ना हो। 143(1) में सीपीसी बेंगलोर को डिबेटेबल इशू पे एडिशन का पावर नहीं है मेरे अकॉर्डिंगली। पीपल में हैव डिफरेंट व्यूज, क्योंकि वहां सिर्फ एक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक हो रही है, लीगल प्रोविजंस जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो चेक हो रहे हैं। जैसे ही कोई डिबेटेबल इशू आता है तो वहां पे एसएससी के पास में एक सीधा नोटिस आना चाहिए कि ये एक्स एंड वाई जो भी आप कह रहे हैं, और अकॉर्डिंगली एक प्रोसीडिंग्स हम अपना सबमिशन देंगे और उसको कंसीडर करते हुए एक स्पीकिंग ऑर्डर आना चाहिए। अब 143(1) का जो सीपीसी का ऑर्डर होता है वो कोई स्पीकिंग ऑर्डर तो होता ही नहीं है। आप जैसे आपने बताया कि वो आप जवाब दें या ना दें, उनकी मर्जी है, कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस कंसीडर नहीं करते और एडिशन होके आ जाता है और उसके बाद एक लॉन्ग लीगल फाइट शुरू हो जाती है। सर दीज आर माय व्यूज, बाकी तो सर
हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं कि ये तो मुसीबत सबके सामने आ गई है। नाउ एट प्रेजेंट वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम कि ये एडिशंस हो गई हैं, और अब इसके बाद में हमें क्या ऐसा करें कि सो दैट कि कम से कम एडिशन तो कंफर्म ना हो ना। सो आज की डेट में जो इशू है वो ये है कि क्योंकि मेरे हिसाब से भी 143(1) की पावर उनके पास में नहीं होनी चाहिए सीपीसी के पास में, बिकॉज उसने मैटर डिबेटेबल इशू। हाँ, कोई चीज ऐसा है कि जिसमें कुछ डिबेट है ही नहीं, और उसमें मेरे को जैसे टीआई में ले रहा हूँ या कुछ और मैंने ऐसे ले रहा हूँ जिसमें कि मैं पहले नहीं ले रहा पहली बार ले रहा हूँ, या गलत ले रहा हूँ, या मैं एक्सपोर्टर हुई नहीं, या मेरा कुछ और ऐसी है जिसमें 43B के अंदर हो रही है, वहां तो ठीक है। जब 43B में मैं खुद ही कह रहा हूँ कि भैया वो मैंने जमा ही नहीं कराया, और मैंने, या मान लीजिए को मैं डिसअलाउ कंपटीशन में तो कर रहा हूँ, या उधर तो मैं दिखा रहा हूँ 40 अंडर सेक्शन 40 में के ये एक्सपेंसिव डिसअलाउ है, और मैं कंपटीशन में एडबैक नहीं कर रहा, वो हम तक समझ में आती है। बट इन केस ऑफ दिस वेयर द डिपार्टमेंट सर्कुलर इटसेल्फ सेज के एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन में, क्योंकि राजस्थान ब्रेवरीज का केस है और उसके बाद में ये एपेक्स कोर्ट ने भी उसको करा है, कंफर्म करा हुआ है, तो मेरे हिसाब से नंबर एक हमने को अब, क्योंकि हमने तो अपील करनी पड़ेगी, इसका और तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं। 154 आप कर सकते हो, 154 हमने सीपीसी को कर दिया। मैंने फॉर एग्जांपल मैं अपना बताता हूँ, मैंने इधर एओ के कहा, मैंने कहा ये 154 मैंने यहाँ फाइल करी, और मैं उसका कहा मैं भी इसमें तुम कैसे कर सकते हो, या वो कहेंगे देखो जो सीपीसी ने ऐड करा, सीपीसी करेगा जो करेगा। मैं कहा वहां किसका सिर पढ़ू, मतलब वहां तो मैं लिख ही सकता हूँ, वहां तो आदमी तो है नहीं। मैंने बकायदा यहाँ से चिट्ठी रिसीव भी करवा के, डाक पे भी देके, उसकी एक्नॉलेजमेंट भी लेके सब कुछ कर दिया, लेकिन बात ये है कि सुनेगा कौन। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये आ रही है कि सिस्टम ऐसा हो चुका है। मैं चाणक्य साहब यहाँ पे एक मिनट, एमके गुप्ता जी मैं ये कहना चाहूंगा, मतलब एमके गुप्ता जी का भी व्यू ये है, चाणक्य साहब का भी है, और बाकी भी यदि कोई डिफरेंट हो तो बताना, कि हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है, हमें अपील में जाना पड़ेगा, क्योंकि 154 तो मैंने भी फाइल किया है। yes, yes, और yes. 154 के अंदर सेम टू सेम डिट्टो दोबारा से वही एडिशन हो गया है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। अपील में जाना पड़ेगा माय डियर, अपील में। प्रैक्टिकली राजेश जी हो ऐसा ही रहा है, 154 कोई अटेंड नहीं हो रही है, और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन यही है कि अपील ही बच जाता है सॉल्यूशन। इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि ऐसे केसेस की हियरिंग का जब नोटिस आया, तो उसमें जो सीआईटी अपील की तरफ से क्वेरीज हैं, आप उस क्वेरीज को देखिएगा, वो क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि आपने जो ईएसआई पीएफ जिस डेट को जमा कराए हैं, एक तो उसके चालान दे दीजिए और उसकी बैंक स्टेटमेंट दे दीजिए। देखिए उसका जो मैं इंटरप्रिटेशन निकाल रहा हूं, वो ये उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मेरा इंटरप्रिटेशन है ये कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपको अलाउ हो जाएगा प्रोवाइडेड यू कंफर्म दैट इट हैज बीन पेड बिफोर ड्यू डेट। ठीक है, ऐसा मेरा इंटरप्रिटेशन है। कमल लखानी जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। राजेश जी हेलो। हाँ जी 143(1) जो होती है वो इंटीमेशन होती है। पहली बात, वो ऑर्डर नहीं होता। इंटीमेशन का मतलब वो अर्थमेटिकल एडर हमारे ओके कर सकते हैं, पर ऑर्डर नहीं है वो। और 154 वो हमारी अटेंड नहीं कर रहे। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हमें उसकी अपील फाइल करनी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं तो सर सिर्फ इतना कह रहा था, जैसे गुप्ता जी ने बताया कि 154 एप्लीकेशन हम फाइल कर रहे हैं। मेरे 3-4 केस थे सुनील सचदेवा जी के पास ही, मेरी उनसे डायरेक्टली बात हुई, तो वो कहते हैं जी मैं तो कर ही नहीं सकता इस काम को जी। उन्होंने तो बिल्कुल क्लियर मना कर दिया था, मैं नहीं कर सकता जी। कहते हैं जी आपको अपील डालनी पड़ेगी। वो ये नहीं, एमके गुप्ता जी का वर्जन है वो 154 उस केस में फाइल है जहां पे फाइल ज्यूरिसडिक्शनल एओ के पास ट्रांसफर हो चुकी हुई है। अनटिल अनलेस द फाइल हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द ज्यूरिसडिक्शनल एओ, नोबडी हैज द पावर टू डू एनी 154। बिल्कुल, फाइल हैज बीन ट्रांसफर्ड बाय द सीपीसी। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक चीज और सबसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ अब, कि क्या कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने अपील फाइल की है और उनका डिसीजन फेवर में आया है या अगेंस्ट में आया है, जो फाइल कर चुके हैं पिछले लास्ट 1 ईयर में, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ जी, संगीत कुमार मैं जवाब देता हूँ। हमारे मल्टीपल केसेस अपील्स में गए हैं, कुछ केसेस फेवर में आए हैं, कुछ अपील और कुछ नेगेटिव में गए हैं। एक मेजर केस था, ऑलमोस्ट 2 CR की एडिशन थी उसके अंदर, और उसके अंदर हमारा केस फेवर में गया, और उसके बाद डिपार्टमेंट उस अपील के अगेंस्ट ITAT में डिपार्टमेंट अपील में चला गया। अच्छा, तो सर आप थोड़ा ये बताएंगे कि जो आपके अगेंस्ट में गई उसका रीजन क्या था? उन्होंने बिल्कुल ब्लाइंड काम किया। हमारी सारी पॉजिटिव वाली सबमिशंस लिखी कि भी AR ने ये बोला है, और डिपार्टमेंट के फेवर में ये पॉइंट्स हैं, क्योंकि मैटर अभी सब्जुडाइज है, इसलिए अभी हम कुछ नहीं कर रहे।
हम बिकॉज डिपार्टमेंट का जो कॉमन व्यू है वो ये है, XYZ ये कॉमन व्यू है, ये CBDT सर्कुलर में लिखा हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में लिखा हुआ है, इसलिए इन अवर ओपिनियन, ये जो भी उनकी इंग्लिश है कि हम तो इसके अगेंस्ट जा रहे हैं। तो अगेंस्ट वालों में ऐसा हुआ, और फेवर वालों के अंदर हुआ कि हाँ जी इनकी बात ठीक है। अगेन उसने दोनों पक्ष रखे, पूरी पूरी कहानियां लिख दी और एंडिंग में ओके इनका पक्ष ठीक है। बट क्योंकि डिपार्टमेंट इस टॉपिक के ऊपर एक कॉमन फाइनल डिसीजन ले नहीं रहा है, एंड ड्रैग करने का शौक होता ही है, हम सब इनको बड़ी बात ही देख रहे हैं, तो जीते वाले केसेस में भी प्रॉब्लम आ रही है। अब मैं एक सबमिशन जो देना चाहूंगा, इनफैक्ट मैं बेंच से पूछना चाहूंगा आप लोगों का इसमें क्या व्यू है, क्योंकि अपील्स की भी कुछ लिमिट्स होती हैं, अपील्स को काउंटर अपील करने की, ITAT में जाने की भी कुछ और लिमिट्स होती हैं। तो एट दैट पर्टिकुलर लेवल तक तो हमें अपील जरूर करनी चाहिए, और मोस्ट लाइकली हम जीत जाएंगे, डिपार्टमेंट उसके अगेंस्ट फिर से अपील में नहीं जाएगा। जीते नहीं जीते इट्स अगेन अ क्वेश्चन ऑफ द पीपल हु डिसाइड। और जो बहुत बड़े अमाउंट्स हैं उसमें तो जहां तक फाइट करनी पड़ेगी करेंगे ही, जब तक कि कोई फाइनल डिसीजंस नहीं आते। दैट्स माय सबमिशन प्लीज। तो इसका मतलब सर आप, इसका मतलब ये रिजल्ट निकला कि ये जो हम अपील फाइल करने जा रहे हैं या करेंगे वो सर हमारे फेवर में भी हो सकती है, अगेंस्ट में भी हो सकती है। हम ऐसा मान के नहीं चल सकते कि यदि हमारा नहीं, अगर हाई कोर्ट हमारे फेवर में करेगा, मेरा जुरिडिक्शनल हाई कोर्ट मेरे को अलाउ करता है, तो मेरे को अपील हरियाणा में अगर कोई है तो मेरे ख्याल में अपने को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सर अपील तो फाइल करनी चाहिए, ऊपर से अब इलेक्ट्रॉनिक अपील्स का सिस्टम चल रहा है। अपील अगर हम लोग खुद फाइल कर रहे हैं और एसएससी कोऑपरेट कर रहा है तो हमें अपील तो जरूर फाइल करनी चाहिए। और जब एक मोमेंटम बनेगा मे बी कई सौ और कई हजार अपील्स का, तो डिपार्टमेंट भी और एक्शन लेगा। तो संगीत गुप्ता जी आप ये बताइए, जो अपील आपके अगेंस्ट में गई है वो क्या जुरिडिक्शनल ऑफिसर हरियाणा में था उसका? दिल्ली। अच्छा ठीक ठीक। तो फेवर भी दिल्ली में है, बहुत सारे केसेस हैं, फेवर भी दिल्ली में जा रहे हैं, अगेंस्ट भी दिल्ली में जा रहे हैं। वो डिपेंड्स अपॉन CIT अपील हाँ कि वो किस अप्रोच से काम करेगा। बट मेरे ख्याल में हरियाणा के अंदर देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम, बिकॉज वी आर हैविंग अ टू जुडिक्शनल, हमारे पास में हाई कोर्ट्स के डिसीजन है। एक तो बताता है हेम्बला एम्ब्रॉयडरी और दूसरा अपना दोनों अपने फरीदाबाद के ही हैं, दोनों फरीदाबाद के हैं। तो यहाँ पे सर जो क्वेश्चन रखे थे, मैंने 3 क्वेश्चन रखे थे, 3 तो डिस्कस हो चुके हैं। मैं पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, अभी राजेश जी मैं तो कुछ और पूछना चाह रहा हूँ, मैं तो और प्रवीण भाई से एक और, प्रवीण भाई अपीलेबल ऑर्डर के अंदर क्या CPC का ऑर्डर अपीलेबल है? कहाँ पे आपके हिसाब से ऑर्डर 143(1) का ऑर्डर? हाँ क्या कह रहे हो, मैं समझा नहीं, दोबारा बोलेंगे? मतलब मैं तो बेसिक क्वेश्चन ये कर रहा हूँ कि मेरे हिसाब से क्या उसको जुरिडिक्शन है? पहली बात तो CPC को आप कह रहे हो जुरिडिक्शन है। हाँ जी सर। तो क्या ये अपीलेबल ऑर्डर की डेफिनेशन में आता है? हाँ जी सर, दिस इज एन अपीलेबल ऑर्डर, ये तो क्लियरली लिखा हुआ है। 143(1), 143(3), 148 वाले जितने भी ऑर्डर्स हैं इसके अगेंस्ट में तो हम अपील में जा सकते हैं। हाँ, तो इसका मतलब है कि पहले या तो पहले मेरे वही रहा कि क्या CPC को पावर है कि नहीं है टू मेक ए डिबेटेबल एडिशंस। So basically they are not taking it the cognizance of the debatable issue, they are taking it mistake apparent from the record, because you yourself are as per 3CD हम लोगों ने उसको लिखा हुआ कि it is a late deposit। नहीं, but it is, we are not saying it is disallowable, क्योंकि बाकी सब कॉलम के अंदर लिखा हुआ है कि 40A का डिसअलाउंस कौन सा है, 40 they are not saying that you have written, but it is a mistake apparent from the record itself ना। 3CD रिपोर्ट हमारी जस्टिफाई कर रही है उस चीज को। अरे यार मैं वही बात है ना, वहां डिसअवेलेबल वाली बात होती तब तो समझ में आती है। रिपोर्टिंग में तो बहुत सारी चीजें करता हूँ, पेमेंट मेड टू रिलेटिव भी लिखता हूँ, पेमेंट मेड टू बोरो, बहुत सारी चीजें, बोरो इन्फॉर्मेशन बहुत सारी चीजें हैं। ये अपने संजय गुप्ता जी हैं, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी गुप्ता। हाँ संजय भैया। सर चांडक जी ये बताओ, जब हमारी जुरिडिक्शन पावर जो है, अथॉरिटी जो है, क्या सिर्फ सर्च और सर्वे के लिए रहेगी? हमारी मतलब कोई नहीं सुनेगा CPC से जो अगर डिमांड आई है, अगर हम अपनी फाइल को अगर नहीं मतलब ट्रांसफर होंगी तो उसका हमारी जुडिशियल अथॉरिटी का फायदा क्या रहा? सिर्फ ये सर्च और सर्वे के लिए रहेगी? बिल्कुल। आप प्रधानमंत्री जी का संजय भाई नहीं सर, है तो गलत ना सर। आई एम सीरियस। 30 अगस्त द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज गोइंग टू एड्रेस द yes income tax officials, and hopefully there are going to be major changes in the department. Even the cadre controlling is going to have a very huge changes as far as I am concerned, मतलब मेरी नॉलेज के हिसाब से, बाकी होता नहीं वो नहीं पता, बट ये एंटिसिपेटेड है कि शायद काफी मेजर चेंजेस होने वाले हैं। मेजर्स का मतलब ऑटोमेशन की तरफ जाएंगे, आदमी की नहीं सुनेंगे। हाँ बिल्कुल, ह्यूमन इंटरफेस खत्म करना है। सर सभी पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट
मैं पंगे पड़ेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो 43B का है, पहले उसे समअप कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था हमें टू द पॉइंट रहना है, स्पेसिफिक रहना है अपने पॉइंट पे। तो किसी की कोई और क्वेरी हो 43B से रिलेटेड, ESI PF से रिलेटेड, तो वो अपना सजेशन रख सकता है, बता सकता है अपने एक्सपीरियंस के बारे में। सर मैं यहाँ एक छोटी सी चीज बोलना चाहूंगा, 43B में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है सर, कंट्रोवर्सी 3615A के अंदर है। बिल्कुल ठीक है सर। नहीं चलो, अब मैं प्रवीण भाई आप ही की बात को मैं बड़ा करता हूँ जी। 3615A दैट सेज कि भी ये डिसअलाउंसेस होगा अगर इफ इट इज नॉट पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट एज पर रिस्पेक्टिव एक्ट। जी। अगर मैं 43B की बात करूं, वहां पर कहता नॉट विद स्टैंडिंग, वहां नॉन एब्स्टेंट क्लॉज से स्टार्ट होता है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन तो मेरे तो दैट मींस कि मेरे तो ओवररूल कर रहा है 3615A को। सर नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। हां, बी पार्ट कहता है एनी सम पेबल बाय द असेसी एज एन एम्प्लॉयर बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन। हाँ तो ये वही रहा ना कि जो 43B में नहीं जमा सर कराता, कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन क्या है आपकी? डिफाइन नहीं है सर कंट्रीब्यूशन। ये तो लिटिगेशन है सर 43B के अंदर हमारी या इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कंट्रीब्यूशन कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है, लेकिन ईपीएफ स्कीम 1952 के अंदर सेक्शन 29 और सेक्शन 30 इस चीज को रूल कर रहा है। ठीक है, मैं जरा पढ़ूं उसको। बिल्कुल सर। The word contributions has not been defined under the Income Tax Act, but as per the provisions of employees PF, the contribution payable by the employee under the scheme shall be equal to the contribution payable by the employer in respect of such employee. Second, the employer shall, in the first instance, pay both the contributions payable by himself and also on behalf of the member. The contribution payable by such member in this scheme referred to as the member's contribution. इसका देयर बाय मीनिंग, अगर वो पहले बिफोर डिडक्टिंग इट फ्रॉम द सैलरी और वेजेस, अगर वो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एम्प्लॉय तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। फिर तो हम उसमें से निकल के 36(1) में से निकल के हम 43B में आ गए। वो तो मेरा खर्चा हो गया ना, 43B इनकम की डेफिनेशन 43B हो गया, उसमें से मैंने कितना रिकवर कर लिया वो मैं उसको क्रेडिट कर दूंगा। मुद्दा है जब हम 3615A के अंदर हैं और 43B का जो अंदर नॉट विद स्टैंडिंग है दैट इज इन रिस्पेक्ट टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयर। 43B ओवररूल 3615B को एक्सपेंडिचर पे नहीं कर रहा। दिस इज माय रीडिंग ऑफ द लॉ, दिस इज माय इंटरप्रिटेशन ऑफ द सब्जेक्ट। प्रवीण जी, but this is my contribution, my reading. प्रवीण जी जी सर 43B में सिर्फ एम्प्लॉयर पोर्शन कवर होता है, एम्प्लॉय पोर्शन that is what I'm saying ना सर, उसमें तो इशू ही नहीं है। 43B में तो सिर्फ एम्प्लॉयर पोर्शन है, अगर वो ड्यू डेट से पहले करेंगे वो अलाउड है। चांडक जी का कहना है कि 43B ओवर रूल कर रहा है 3615A को, because the line says notwithstanding anything contained in this act। तो चांडक जी मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ, कंट्रीब्यूशन का मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन जो पेबल में कौन सा आएगा, वो एक आता है दोनों आते हैं? सर हमारा 7 तारीख को हमने अगर पहले हमने जमा करा दिया तो मैट्रिक क्लोज हो जाता है ना, पहले हम 7 तारीख को वेजेस में से काटते हैं। इट इज द नॉमेनक्लेचर इन दिस इंडियन इंडस्ट्री। हमारी पेबल हो रही है। प्रवीण जी, जब 43B में कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है वो सिर्फ एम्प्लॉयर पोर्शन की है, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है एम्प्लॉय पोर्शन से। एम्प्लॉय पोर्शन को कहाँ लिखा है सर? ये 43B में है ही नहीं, वो 36 सेक्शन ही उसके लिए एम्प्लॉय पोर्शन के लिए। 43B में वर्ड कंट्रीब्यूशन है, उसके अंदर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय नहीं डिफाइन किया हुआ। पर वो बात तो सही है सर, 36 सेक्शन सेपरेटली कहता है ना एम्प्लॉय पोर्शन के लिए। कहाँ कहता है यार, ऐसा कहाँ है भाई? तो अगर एक्ट को देखो सीधा पढ़ने में और उसमें से लकूना निकालने में देखो अपना नहीं है सर। लॉजिक की बात ये है कि सर एम्प्लॉय पोर्शन का मतलब होता है आप उसकी सैलरी में से डिडक्ट करते हैं। सर वहीं पे तो मैं आपको जो सा सेक्शन 2930 ऑफ द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बता रहा हूँ, अगर आपने बिना काटे उसको पहले पैसे जमा करा दिए और एम्प्लॉय के पैसे बाद में काटे हैं तो आप 43B में कवर हो रहे हो, 36 में नहीं कवर हो रहे। समझिए इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ ये कह रही है सर। इंटरप्रिटेशन एक मिनट हेमंत जी
प्रवीण जी देखिए जो बातें बता रहे हैं, जो मैं समझ पे आया हूँ, एक बार मैं सबको बता देता हूँ। यदि मान लीजिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉयर पोर्शन और एम्प्लॉय पोर्शन दोनों अपनी जेब से जमा करा दिए तो 43B में कवर होगा। ठीक है प्रवीण जी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। यदि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय पोर्शन अपनी जेब से जमा नहीं कराया और एम्प्लॉय से लिया और ESI PF में जो ड्यू डेट है उसके बाद डिपॉजिट कराया तो 36(1) में आ जाएगा और वो ऐड होगा ही होगा। ठीक है प्रवीण जी? अभी नहीं, अब मैं बोलता हूँ। प्रवीण जी कहना चाह रहे हैं with regard to the meaning of the employer contribution, whether it includes the employee contribution also. कर्नाटका हाई कोर्ट का एक डिसीजन है, वो है ESSAE ऐसे टेराइका प्राइवेट लिमिटेड के। इसके अंदर उन्होंने एनालाइज कर रखा है, उन्होंने कहा है कि द एंटायर PF एक्ट एंड द PF स्कीम in this regard and has held that in the present case, admittedly, though the employer did not deposit the contribution within the stipulated time as contemplated by the paragraph 30 of the PF scheme or before the due date under the provisions of the PF scheme or act, he deposited the contribution of the ESI PF before the due date as 139(1) में कर रखा है। तो उसको उन्होंने माना है कि कंट्रीब्यूशन का मतलब जैसे मैंने पैसे अगर आ गए मेरे पास में तो मेरी ये लायबिलिटी बन गई, आई एम स्टैट्यूटरी बाउंड टू डिपॉजिट द कंट्रीब्यूशन टू द PF। तो जब मेरे पास में पैसे जो आए हुए हैं और मेरी लायबिलिटी में मैं दिखा रहा हूं कि वो मेरी लायबिलिटी है टू डिपॉजिट ए स्टैट्यूटरी ड्यूज, बिकॉज इट बिकम्स अ स्टैट्यूटरी ड्यूज नाउ। दोनों का पोर्शन, एक पोर्शन नहीं है। अगर वो स्टैट्यूटरी ड्यूज में आ गया और मेरी बुक्स में पेबल में आ गया, दोनों चीजें आती हैं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी, और वो अगर मैं 139(1) में जमा करा देता हूं तो मेरे को मिल जाना चाहिए। अगर अधिक हम तो अपील लड़ रहे हैं, सीधा सीधा आप भी कह दोगे मर्डर करा, मैंने भी कहा मर्डर करा, तो फिर बात ही खत्म होगी ना। बात तो वकील का मतलब तो ये है कि लिखा तो एक्ट में बहुत कुछ है, अब उसके इंटरप्रिटेशन ही तो निकालना है हमने, हमारे बेनिफिशियल में क्या है। हाई कोर्ट के अंदर अभी भी जो सा है यूनिफॉर्मिटी नहीं है इसको लेकर। गुजरात के अंदर जो अगर डिफरेंट तो विच इज फेवरेबल टू मी, लेकिन कर्नाटका को हम इधर नॉर्मली वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर या अपना जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट के अंदर आके हैं तो उसके अंदर दूसरे जुरिस्डिक्शनल कोर्ट की वो नहीं लेते कॉग्निजेंस। ठीक है ना? अब अगर हम CIT है फरीदाबाद के अंदर है या पंचकुला के अंदर है, कुछ मान रहे हैं कुछ चीज नहीं है। दिल्ली के अंदर जैसे ये कह रहे हैं, दिल्ली के अंदर अपील्स डिसअलाउ कर रहे हैं, जिसने अलाउ करनी है वो कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर 10 केस है 12 केस है जो उनसे की वो है, वो इन फेवर ऑफ द एसएससी है, इन फेवर है। हाँ, एमिल है, स्पीयर है डिजिटल का है, नेट फॉर स्टूडियो का है, मोदीकॉन का है, मतलब वेरियस जजमेंट्स आर इन फेवर ऑफ द एसएससी। वो बात दूसरी है कि ये CIT अपील माने ना माने, गुजरात हाई कोर्ट है, गुजरात हाई कोर्ट अगेंस्ट में है एसएससी। अपने को अपील के अंदर ये तो प्रेस करना पड़ेगा ना। नंबर 1 जुरिस्डिक्शनल कोर्ट 43B की डेफिनेशन जब भी मैं उसको बताऊं तो ये साथ में कह के बताऊं विद रेफरेंस टू द PF कंट्रीब्यूशन एक्ट। राजेश जी कोई और इशू? हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, कोई और पार्टिसिपेंट यदि अपनी बात रखना चाहे 36(1) या 43B ESI PF से रिलेटेड। अजय जी जी, अब कंक्लूजन ये निकला कि अपील डालनी पड़ेगी हमें जी। बिल्कुल सर, डालनी पड़ेगी और तो कुछ अपील डालनी है सर, पड़ेगी नहीं, डालनी चाहिए आपको। मैं कह रहा था ये इंटीमेशन या ऑर्डर जो भी है ये आए तो बहुत टाइम हो गया और अभी भी आ रहे हैं, तो अपील का लिमिटेशन क्लॉज नहीं आएगा क्या बीच में? शॉर्टर वर्जन ये है कि पहले इसका 154 की एप्लीकेशन डाल दो। अच्छा, तो उसको लेट दैट बी रिजेक्टेड, फिर देखेंगे क्या करनी। 154 जिस दिन आपका 154 करोगे, जिस दिन ऑर्डर आएगा उससे आपके 30 डेज की काउंट कर लो। अगर आपके ऑर्डर की डेट निकल गई है तो 154 के लिए रिक्वेस्ट कर देना, वो करंट डेट में आएगा, उसी दिन से 30 डेज काउंट होंगे। बिल्कुल। योगेश जी आप कुछ कह रहे थे? बस सर मैं तो यही कह रहा था अजय जी कि इसका इन टोटलिटी अपील ही डालनी पड़ेगी हमें। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। हेलो राजेश जी। हाँ जी संजय। एक सर अब से पहले इसमें ग्रेस पीरियड का प्रोविजन हुआ करता था PF में 5 डेज का, एक उसके लिए अब तो खैर वो भी हट चुका है, 15 डेज है। प्लस नॉर्मल कोर्स में अभी ये होता है कि जो PF ESI की साइड से लास्ट डेज में 99% चांसेस होते हैं कि वो उस दिन मैच्योर नहीं हो पाते। कई बार तो डिले की जो डेफिनेशन है उसमें कोई डेज का पैरामीटर है या इवन ए सिंगल डे डिले विल बी ट्रीटेड एज डिले? डिले मींस डिले, वो तो सीधा टैक्स पीरियड से डेट उठा लेता है। But even Sunday is a delay. Yes.
15 का मतलब 16 का मतलब 16 हो गई। जब पहले इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट से पहले जो उनका होता था उस समय तो सैटरडे संडे का अगर या हॉलीडे पब्लिक हॉलीडे होती थी उसका कॉग्निजेंस ले लेते थे। जिस दिन से इलेक्ट्रॉनिक हुई है मुझे याद नहीं आ रहा किसी कोर्ट के अंदर ये जजमेंट आई थी कि जब इलेक्ट्रॉनिक करना है तो उसके लिए पब्लिक हॉलीडे क्या करेगी। राजेश जी, संजीव गुप्ता जी, मैं एक बात इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ कि आपने तो ये कहा कि अभी किसी कलीग ने बोला कि हमें पहले 154 डालना चाहिए उसके बाद में अपील में जाना चाहिए, जो मेरे हिसाब से गलत है। अच्छा जी। हमें सीधी अपील डालनी चाहिए, क्योंकि मेरे कई केसेस में ऐसा हुआ हमने 154 डाला और उसके बाद में फिर हम अपील में गए। तो सीआईटी अपील का ये कहना है कि ये जो मैटर होते हैं 154 में अपरेंट ऑन रिकॉर्ड होने चाहिए, मिस्टेक ये वो तो हम रेक्टिफाई कर देंगे, पर डिबेटेबल इश्यूज पे 154 के अगेंस्ट अपील करना ठीक नहीं है। तो मुझे भी ये बात सही लगती है कि हमें 154 के पैरेलल अपील डालनी पड़ेगी विद इन 30 डेज, ना कि हम 154 का ऑर्डर का इंतजार करें और फिर अपील डालें। तो मेरा इसमें ये थोड़ा सा सबमिशन है। 43B में भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो कंट्रीब्यूशन वर्ड है इट मींस एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर बोथ, इट इज नॉट ओनली एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इट इंक्लूड्स बोथ। उसमें बहुत सारे केस लॉज हमारे फेवर में है, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी भी किस्म का। बट ये है कि एक्ट में उस कंट्रीब्यूशन वर्ड को डिफाइन नहीं किया है। अगर डिफाइन नहीं किया इट मींस इट इंक्लूड्स बोथ, क्योंकि वो हमारे फेवर कभी भी कोई भी एक्ट की लैंग्वेज अगर क्लियर नहीं है तो दैट गोज इन फेवर ऑफ द एसएससी, नॉट अगेंस्ट द एसएससी। तो हमें ये नहीं मानना चाहिए कि भाई केवल इसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है। इन माय ओपिनियन बोथ कंट्रीब्यूशंस आर इंक्लूडेड अंडर सेक्शन 43B। इसमें कोई एक प्रोविजन भी था जो बाद में इन्होंने डिलीट कर दिया 43B में, उसकी वजह से भी हमें बेनिफिट मिलता है। तो इन ऑल केसेस ये हमारे फेवर की बातें हैं, मगर हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो सीपीसी ये एडिशन हरियाणा के केसेस में ना करे एटलीस्ट। परंतु सीपीसी वालों का ये कहना है कि नहीं जी ये तो हम तो बेंगलोर बेस्ड हैं और हमारे केस में ये केस अगेंस्ट है, तो इसलिए वो एडिशन किए जा रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से नाजायज है। बंसल साहब, इसमें एक इशू और आ जाता है कि जैसे मान लीजिए एडिशन हुई 10,000 रुपए की, क्योंकि छोटे छोटे एडिशन भी हैं, डिले अगर किसी का ESIPF का छोटे अमाउंट का है तो वो तो अपील करने नहीं जाएगा और वो 154 लगाएगा। 154 वो ब्लैंकेटली डिसअलाउ कर रहे हैं सीपीसी वाले, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ऐसा लगता है वो आईज बंद करके ना सीधा एडिशन कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं जी ये तो आपका 154 सही नहीं है, क्योंकि इसमें रीजंस में भी मैं नहीं, बस वो डिसअलाउ कर देते हैं। तो ये जो छोटे छोटे एसएससीज हैं उनके लिए वो अमाउंट भी बहुत मैटर करती है, तो वो एक इशू भी है जो कि हम तो अपील की बात कर रहे हैं, अपील तो हर केस में नहीं हो सकती। मैं उसका जवाब उनको देता हूँ, मैं उनको ये कहता हूँ हाँ, क्योंकि प्रैक्टिकली मेरे से भी कहा, मैंने कहा भाई मेरे बात ये 1 साल की नहीं है, एक दफा एडिशन होगी तो अगले सालों में तू देखता है हर साल की एडिशन होगी। अगर तू पहली बार में अपील में तेरा कुछ हो गया प्लस तेरा बेनिफिट मिल गया तो अगले साल में कभी भी कुछ आएगा तो तेरा काम 1 साल का नहीं है, ये फीस 5 साल की है। तो वही कहना चाह रहा हूँ कि अभी सीआईटी अपील के पास में जो भी जाने वाले हैं जो प्रोफेशनल्स, वो थोड़ा सा अच्छा तरीके से इसको लेकर जाएं, सो दैट कि अगर एक दफा अगर वहां पे पॉजिटिव केस आता है तो फिर आगे ही हैज टू फॉलो दैट। आपकी वाली बात ज्यादा अच्छी लगती है कि अगर कॉमन एक बार ग्राउंड्स और ये सब बना लेना हाँ, तो आगे के लिए सबको बेनिफिट हो जाएगा, सारे मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे 148 से रिलेटेड बहुत सारे कॉमन ग्राउंड्स हैं, तो अगर कॉमन शेयर कर लेते हैं ना सर, तो सभी का पैटर्न और सबका सिस्टम एक जैसा रहेगा। मैं तो यहाँ पे एक सजेशन देना चाहूंगा, जो भी पहले जा रहा है फिटबार का अपना परिवार का जो ग्रुप है उस पर शेयर कर दे, ताकि पता लग जाए पहले कौन जा रहा है। पर्सनल भी किसी को बताने की जरूरत है नहीं इस बारे में कि भाई पर्सनली बताओ, ताकि सबको पता लग जाए, दूसरे लोग बेनिफिट हो सके। सुनील मंगला जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ सर, मैं सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ये जो डिस्कशन है ना, ये बहुत ही हेल्दी डिस्कशन है। इसमें हम सारे लोग, आप एक 4-5-6 लोगों को पैनलिस्ट बना सकते हो पहले से ही, ये लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो डिस्कशन चला है इसको कंटिन्यू करें, कोई ना कोई टॉपिक लेके पहले पैनलिस्ट करके। और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ चाणक्य जी का, जो इन्होंने इनिशिएट किया, और परवीन भाई का, और जो भी आज पैनलिस्ट हैं, राजेश जी आपका, कि आपने तुरंत ही उसको एक्शन में लेके आज ये जो मीटिंग करी है, ये बहुत ही बढ़िया है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है अपने सुनील मंगला जी ने एक वोट ऑफ थैंक्स बोल दिया है, तो हमें यहाँ पे। और दूसरी बात मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा सर, यहाँ पे ना कोई भी पैनलिस्ट नहीं है, कोई भी स्पीकर नहीं है, सारे इक्वल हैं, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, सभी ने यहाँ पे अपनी बात रखी है और हर कोई फ्री है
अपनी बात रखने के लिए। सर अब इसको समाप्त करते हैं प्रोग्राम को, जो अपना ये ईएसआई और पीएफ के डिसअलाउंस से रिलेटेड था। मुझे लगता है सर बहुत ही बढ़िया ये डिस्कशन रहा, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे भी डिस्कशन में इस तरह से ही पार्टिसिपेट करें और अपना एक सजेशन जरूर दें कि अगला कौन से हम टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। अब मैं इस मीटिंग को एंड कर रहा हूं सर।